नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। दोस्तों, आज हम अपनी संसद के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में ही हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज की क्लास में। और जो हमारी संसद है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने जो ये आप लोगों के लिए जो नोट्स बनाए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इन नोट्सों को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। आई होप अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी संसद के बारे में। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो संसद के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो संसद जो है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है। तो संसद के कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो संसद का कार्य होता है दोस्तों कानून बनाने का। हमारे देश में जो कानून की जो प्रक्रिया होती है, हमारे देश में जो कानून बनाया जाता है दोस्तों, कानून किसके द्वारा बनाया जाता है या कोई भी एक्ट जो लागू किया जाता है वो हमारी संसद के द्वारा ही लागू किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो संसद का कार्य होता है कानून बनाने का दोस्तों, ठीक है। जो हमारी पार्लियामेंट है, इसका कार्य क्या है? कानून बनाने का कार्य है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो संसद के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे संसद जो है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है। तो संसद हमारा आता है दोस्तों 79 में, ठीक है। जो अनुच्छेद नंबर 79 है, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 79 है वह संसद के बारे में बताता है कि हमारे संविधान में एक संसद का गठन किया जाएगा, और यह जो संसद होगी यह अनुच्छेद 79 में होगी। इसको 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना, संसद के कितने भाग हैं? तो संसद के दोस्तों कितने भाग हैं? संसद के हैं 3 भाग। जबकि संसद के सदन कितने हैं? तो सदन 2 हैं, तो लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। सदन तो हैं दोस्तों 2, लेकिन भाग हैं 3, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हमारा आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 52। देखो, संसद हमारी आती है 79 में, लोकसभा हमारी आती है दोस्तों 80 में, और राज्यसभा हमारी आती है दोस्तों 81 में, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। पूरी संसद हमारी आती है 79, लोकसभा 80, राज्यसभा 81, यानी कि 79, 80 और 81, और राष्ट्रपति 52 में, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारी सबसे पहले राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। इस राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 81 है। तो राज्यसभा के बारे में यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों, वो यहाँ पे बताया गया है कि राज्यसभा कौन सी आर्टिकल में आती है? 81 में। तो इसमें अधिकतम संख्या होगी 250। बिल्कुल दोस्तों, जो 250 संख्या है, 250 संख्या है इसकी अधिकतम संख्या 250। अब इसको 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो 238 सदस्य होंगे राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, ठीक है। राज्यों के व जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों को। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्यों का चयन किया जाएगा, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति करेगा 12 लोगों को मनोनीत राज्यसभा में, और 238 सदस्य होंगे किसके होंगे? 238 सदस्य दोस्तों, 238 सदस्य होंगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि राज्यसभा का वर्णन संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के चुनाव के बारे में बताया गया है? तो अनुसूची नंबर 4 में। अब यहाँ पे बताया गया कि इसकी सीटों का आवंटन किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि राज्य
राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। अब देखो दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। अलग अलग राज्यों की जो विधानसभा है, जैसे हरियाणा की विधानसभा, पंजाब की विधानसभा है, ये जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, यानी कि जो एमएलए जो होते हैं ना दोस्तों, एमएलए जो विधायक जो होते हैं, ये विधायक वोट डालते हैं, ठीक है। और ये जो चुनाव होता है, इसमें आम जनता भाग नहीं लेती, तो ये चुनाव होगा अप्रत्यक्ष, और जिसमें आम जनता भाग लेगी वो होगा प्रत्यक्ष। तो एमएलए द्वारा जो है इस चुनाव में भाग लिया जाता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। ये सदस्य चुनते हैं इन व्यक्तियों को। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व, तो एक निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, उसमें भी ऐसे ही इसका जो है चुनाव किया जाता है दोस्तों, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, और राज्यों में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद तीसरा बताया गया राष्ट्रपति द्वारा नामित, यानी कि कितने सदस्य, 12 सदस्य। कला साहित्य विज्ञान व समाज सेवा, कला साहित्य विज्ञान, और चौथा समाज सेवा, ठीक है। इसमें जो प्रमुख या विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं का चयन राष्ट्रपति मनोनीत रूप में करता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप राज्यसभा आपको समझ में आई होगी। अब लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको सारे लोकसभा राज्यसभा के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने जो है ये शॉर्ट नोट्स बनाए दोस्तों, बिल्कुल छोटे से छोटे नोट्स बनाए हैं, और जो मेन जो बातें हैं उनको जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अगर आप इनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लोगे तो आई होप आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब लोकसभा की संरचना के बारे में बात करें, तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों। अधिकतम सदस्य संख्या 252, ठीक है। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की टोटल सदस्य कितने हैं, तो 252 है। 530 राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। 530 सदस्य राज्यों के द्वारा आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, और 2 जो है वो अंग भारतीयों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, अंग भारतीय। अंग भारतीय 2 व्यक्ति होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन 2020 में दोस्तों ध्यान रखना, इसी वर्ष 2020 में इनका जो है रिजर्वेशन जो कोटा था अंग भारतीय का, वो रद्द कर दिया गया। यानी कि अब आगे आने वाले समय में 2 अंग भारतीय मनोनीत होकर के हमारी लोकसभा में नहीं जा सकते। हाँ, निर्वाचित होकर के जा सकते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति अब इनको मनोनीत नहीं करेगा, ठीक है। ये रूल 2020 से लागू हुआ है। इनका रिजर्वेशन कोटा जो है वो 2020 में समाप्त हुआ था, तो सरकार ने जो है इसका अब आगे जो है इस कोटे को आगे नहीं बढ़ाया, अब इसको यहीं पे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे सदस्य संख्या हो जाएगी, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में थी दोस्तों कितनी, 545, और 545 में से अब ये 2 घटा दो तो अब कितनी होगी दोस्तों, 543। तो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, 543 सदस्य दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा की है 245 वर्तमान में, टोटल है 250, और इसकी है 543 दोस्तों, ठीक है। 2 अंग भारतीय अब ये जो रिजर्वेशन कोटा था इनका ये जो है समाप्त कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है और संघ शासित प्रदेशों के द्वारा। अब राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व कैसे होता है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव में भाग लेती है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो है क्या है, इनका चुनाव होता है। एक हमारा अधिनियम है 1956 में, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो तरीका था वो बताया था राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, और मनोनीत की जो प्रक्रिया थी वो 2020 में क्या कर दी दोस्तों, समाप्त कर दी। यानी कि अंग भारतीय जो कि हमारा आर्टिकल आता था 331 दोस्तों, आर्टिकल 331 आता था, और ये जो आर्टिकल 331 के तहत 2 अंग भारतीयों का मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, अब ये प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इनके निर्वाचन संबंधी क्वेश्चनों के बारे में। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो राज्यसभा का निर्वाचन और लोकसभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा लोकसभा का चुनाव किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, और लोकसभा का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ये अप्रत्यक्ष रूप से है और ये प्रत्यक्ष रूप से है। अब ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अनुपातिक पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और दूसरी है सूची व्यवस्था। ठीक है, जैसे एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा में, विधान परिषदों में। यानी कि एक व्यक्ति जब वोट डालता है तो वह एक व्यक्ति को वोट नहीं डाल करके वह अलग अलग, मतलब कहने का मतलब है कि भाई पहले मैं वोट डाल रहा हूँ इस व्यक्ति को, दूसरा मेरी प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी के अनुसार जब कोई व्यक्ति वोट डालता है तो उसको हम बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था दोस्तों। ठीक है, तो प्रायोरिटी के अनुसार वोट यहाँ पे डाली जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे कैसे वोट डालते हैं एमएलए, जैसे राज्यसभा के चुनाव में, कि भाई मैं पहली प्रायोरिटी इस व्यक्ति को देता हूँ, दूसरी प्रायोरिटी मेरी इस व्यक्ति को है, तीसरी इस व्यक्ति को, चौथी अलग व्यक्ति को। ठीक है, इस प्रकार वो प्रायोरिटी के अनुसार जो है मत डालता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। आगे अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल यह निरंतर चलने वाली से एक प्रकार से एक संस्था है, मतलब निरंतर चलने वाला सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसका कार्यकाल नहीं होता दोस्तों। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है दोस्तों, इससे पहले भी यह भंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद संसद की सदस्यता के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है, इसकी सदस्यता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इसकी अर्हता के बारे में। अर्हता का मतलब योग्यता, एबिलिटी, और उसके बाद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो एबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताया गया है कि संसद का जो सदस्य है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा दोस्तों। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा में अगर वह चुनाव लड़ता है तो 25 वर्ष। ठीक है, और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखता हो। जो संसद जो अलग अलग योग्यताएं बताएगी उसके अनुसार जो है वह बिल्कुल खरा उतरता हो दोस्तों। ठीक है, मेन तो भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, जो चुनाव आयोग का जो व्यक्ति है उसके समक्ष शपथ लेगा। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 3 वर्ष, लोकसभा में अगर बात करें तो लोकसभा का सदस्य बना जाता है तो 25 वर्ष उम्र उसकी जो कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अधिनियम के बारे में यहाँ बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो उस व्यक्ति को, अगर वह राज्य में है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ का वह मतदाता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मतलब उस एरिया के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया, हालांकि 2003 से राज्यसभा के लिए यह अनिवार्य समाप्त कर दी गई। बिल्कुल, राज्यसभा में 2003 से यह जो शर्त थी इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले ये शर्त लागू होती थी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी यहाँ पे योग्यता के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता है, जहाँ पे रिजर्वेशन है सीट है, जो आरक्षित सीट है, उस आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह SC या ST में से कोई एक होना चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पे और बताई गई है, हालांकि SC या ST सीट सदस्य उस सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है जो आरक्षित नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये ध्यान रखना, जो सीट आरक्षित नहीं है, जो जनरल सीट है, सामान्य सीट है, वहाँ से भी SC ST लड़ सकता है, और जो आरक्षित सीट है वहाँ पे तो पक्का ही SC और ST लड़ेगा, वहाँ पे जनरल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें तो इसकी निहरताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो डिस्क्वालीफाई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्वालीफाई निहरताएँ क्या है? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण वह नहीं किया गया हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यायालय के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा एक प्रकार से मानसिक अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पागल नहीं होना चाहिए दोस्तों, दिवालिया घोषित नहीं हो, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा कर्ज न हो। ठीक है, भारत का नागरिकता खोने पर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत की नागरिकता नहीं है तो वह भारत की लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य होने पर, कोई भी कानून बनाया गया है संसद के द्वारा और वह अगर उसके ऊपर खरा नहीं उतरता है तो भी नहीं होगा। उसके बाद एक और अधिनियम के बारे में बात करते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी, ध्यान रखना ये जो व्यक्ति हैं ये भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, चुनाव में भ्रष्ट प्रक्रिया करता है, घपलेबाजी करता है। ठीक है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी अपराध में 2 या 2 से अधिक वर्ष की अगर वह सज़ा प्राप्त करता है, यानी कि जेल में रहता है, जैसे लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करें तो 2 या 2 वर्ष से ज़्यादा सज़ा पाई है इन्होंने, तो ये जो है लोकसभा राज्यसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते। निर्धारित समय में चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में विफल हो जाता है अगर चुनाव में पैसा ज़्यादा लगा देता है। ठीक है, सरकारी ठेका या काम या सेवाओं में रुचि न हो। ठीक है, ऐसे निगम में निदेशक या प्रबंधक निदेशक के पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% रिजर्वेशन हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भले ही वह प्राइवेट सेक्टर में कोई भी डायरेक्टर के पद पर हो, लेकिन अगर उसकी कंपनी में 25% हिस्सा सरकार का है तो भी वह लाभ के पद पर ही माना जाएगा एक प्रकार से, तो भी वह जो है चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, यानी कि सरकारी सेवाओं से वह भ्रष्टाचार के रूप में, यानी कि किसी कोई व्यक्ति जैसे भाई भ्रष्टाचार करता है किसी भी क्षेत्र में या भाई किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता अगर वो उसको हटाया गया तो। ठीक है, छुआछूत, दहेज व सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्त न हो दोस्तों। ठीक है, होगी बात क्लियर। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब डिस्क्वालीफाइड दल बदल प्रक्रिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। दल बदल प्रक्रिया यानी कि अनुसूची नंबर 10 दोस्तों। ठीक है, जो अनुसूची 10 है, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल का दोषी न पाया गया हो, जैसे स्वेच्छा से उसने दल का त्याग कर दे जिस दल से टिकट पर उसने चुनाव किया गया हो, राजनीतिक दल में निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करने पर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्य ग्रहण कर लेता है, मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ये सारी की सारी जो है डिस्क्वालीफाई की एक प्रकार से शर्तें हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगली वीडियो में हम संसद के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और संसद की प्रक्रिया कैसी होती है इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।